हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आज आया हूँ आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो बच्चों, इस सीरीज के अंदर हम ये सारे के सारे सेशंस कवर करने वाले हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। इसमें से ये ये और ये हमने सारा कवर कर लिया है एंड वी आर ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाउ व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ठीक है, ये जो सीरीज है ये एनएससीजेएस 2024 एग्जाम को टारगेट करती हुई सीरीज है। और एनएससीजेएस 2024 के लिए हम ना केवल ये सीरीज चला रहे वाईटी पर, बट हमने एक बैच भी लॉन्च करा है जिस बैच का नाम है एनएससीजेएस रैंकर्स 2024 बैच। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है और इसमें क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस बैच की जो खासियत है मैं वो आपको बताता हूँ। इस बैच में आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे। एवरी वीक यू विल हैव 2 सेशंस ऑफ फिजिक्स, 2 ऑफ केमिस्ट्री, 2 ऑफ बायो। ठीक है, और आपको जो एनएससीजेएस का सिलेबस है वो इसमें कवर किया जाएगा। आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे जो कि एनएससीजेएस पैटर्न पे होंगे। हर ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट का डिस्कशन होता है। आपको टीचर्स की मेंटरशिप और गाइडेंस ऑफ कोर्स मिलेगी। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें इस बैच में एनरोल्ड बाकी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। और वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अदर स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसपे कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं। इवन द टीचर्स विल हेल्प यू। ठीक है, आपको सैम सपोर्ट मिलेगा। सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। So that would be a person in Vedantu who will ensure that you don't face any kind of problem in Vedantu. अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सैम को बता सकते हैं एंड दे विल इंश्योर कि वेदांतु में राइट पीपल से आपको कनेक्ट किया जाए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। आपको तत्व मिलेगा। तत्व होता है वो कंटेंट जो हम अपने बच्चों को देते हैं। आपको पीडीएफ मिलेगा इसका, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज आपको मिलेंगी। ठीक है, और जो बैच में कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश की। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो प्राइस है वो है 4444। लेकिन आपको ये जो कूपन कोड है वीओएस प्रो, इसको यूज करके 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जिसके बाद आप 4000 रुपीज में इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप उस पर क्लिक करके ये फीस पे करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडेज सेशन। तो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो है ये सारे जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो अब हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लोकेटिंग सीएम। सीएम हेयर स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए सबसे पहले मैं मास मोमेंट नाम की एक क्वांटिटी है उसको डिफाइन करूंगा। तो लेट्स सी व्हाट दिस क्वांटिटी इज। So let's assume that this is a coordinate system. So ये y axis है, ये x axis है, ऐसा मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इस पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ओरिजिन से इसकी तरफ आने वाली वेक्टर ये r वेक्टर है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमसे कहा जाए, जैसे हमसे कहा जाए कि मास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन डिफाइन करो। ठीक है, मास मूवमेंट को हम जनरली z सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि मास मूवमेंट ऑफ पी, पी इस पार्टिकल का नाम रख देते हैं। तो मास मूवमेंट ऑफ पी अबाउट ओरिजिन, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करो या पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो ये होता है मास टाइम्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको मैं आरपी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो दिस बिकम्स द मास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मास मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पार्टिकल के मास को पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। दैट विल गिव यू द मास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। यहाँ पे ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि अच्छा भैया ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट मत करो। ठीक है, आप एक काम करो, आप एक दूसरा पॉइंट है ए, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है ए जिसका की पोजीशन वेक्टर हमें बताया गया है, इसको मैं आर ए के नाम से डिनोट कर देता हूं। हमसे कहा जाता कि अच्छा हमें आप मास मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट बता दो। ठीक है, तो मास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल पी अबाउट ए का मतलब ये होता कि हम जो वेक्टर ड्रॉप करते पार्टिकल के ऊपर वो ए से ड्रॉप करते। ये देखो, जब हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मास मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने वेक्टर को ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ था। अब अगर मैं ए के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं जो वेक्टर ड्रॉ करूंगा वो ए से ड्रॉ करूंगा। और इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे या बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है एंड आई कैन सी दैट दिस वेक्टर विल बी रिटन एज आर पी माइनस आर ए। यानी कि मास मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ए विल बी m multiplied by rp minus ra। ठीक है, सो दिस इज मास मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन एंड दिस इज मास मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ए। ठीक है, अब अगर मान लो मैं मास मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि हम एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे,
हम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि सपोज ये वाई एक्सिस है, ठीक है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, एंड देर आर मल्टीपल पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे ये एक m1 मास का पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हमें पता है, इसको r1 वेक्टर कह देते हैं। ये एक m2 मास का पार्टिकल है, इसकी पोजीशन वेक्टर भी हमें पता है, इसको r2 वेक्टर कह देते हैं। ये एक m3 मास का पार्टिकल है और इसकी पोजीशन वेक्टर भी हमको पता है, इसको m3 कह देते हैं। सॉरी, m3 नहीं, r3 होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एंड लेट्स से ये R3 वेक्टर हो गया, एंड लाइकवाइज लेट्स से देयर आर टोटल ऑफ n पार्टिकल्स और इनकी पोजीशन वेक्टर हमें पता है, ये Rn मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम इसमें जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मास मोमेंट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम अबाउट ओरिजिन। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि अगर मुझे पूरे सिस्टम का मास मूवमेंट ओ के अबाउट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्टिकल का मास मूवमेंट अबाउट ओ निकाल देंगे, फिर हम सेकंड पार्टिकल का मास मूवमेंट अबाउट ओ निकाल देंगे, फिर हम थर्ड पार्टिकल का मास मूवमेंट अबाउट ओ निकाल देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1 इंटू आर वन वैक्टर प्लस m2 इंटू R2 वेक्टर एंड सो ऑन, mn into rn vector. So this will become mass moment of the system of particle about the origin. मेरे यहाँ तक इसको समझने के लिए चलो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, हम अभी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कुछ इस तरीके का कि मान लेते हैं ये है y एक्सिस, मान लेते हैं ये है x एक्सिस, एंड देर आर फोर पार्टिकल्स लोकेटेड एंड दे आर लोकेटेड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। जैसे ये एक स्क्वायर मान लेते हैं, स्क्वायर की जो साइड लेंथ है, ठीक है, इसको हम 2 मीटर की मान लेते हैं। तो ये एक स्क्वायर है और ये मान लेते हैं कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मासेस है। ठीक है, ये चार कॉर्नर्स पे मासेस को प्रेजेंट मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 1 kg मास है, ये मान लेते हैं 2 kg मास है, ये मान लेते हैं 3 kg मास है, और ये मान लेते हैं 4 kg मास है। बात करने में आसानी हो इसलिए इन मासेस के मैं नाम भी लिख देता हूँ। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कि इस पूरे सिस्टम का मास मूवमेंट पता करो ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम फर्स्ट पार्टिकल का मास लिख देंगे यानी कि 1 kg लिख देंगे और उसकी पोजीशन वेक्टर अबाउट ओरिजिन, तो ये तो ओरिजिन भी प्रेजेंट है तो ये तो नल वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो दूसरे पार्टिकल का मास देखते हैं, तो वो 2 kg हो गया और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर से। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या 2j कैप हो जाएगा, नोटिस करो ये, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 2j कैप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास होगा 3 kg और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड पार्टिकल के मास पोजीशन वेक्टर से, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, और फिर फाइनली फोर्थ पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 2i कैप। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने से कितना बन जाएगा, यहाँ से 4j आ रहा है, यहाँ से 6i आ रहा है और ये 8i है, तो ये हो जाएगा 14i कैप और यहाँ से हो जाएगा 4j और 6j। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10j। ठीक है, तो ये मास मूवमेंट हो गया, यूनिट यहाँ पे केजी इंटू मीटर बन जाएगी, जो मास मूवमेंट की यूनिट होगी वो केजी इंटू मीटर बन जाएगी। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट द मास मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द मास मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ओके, अबाउट अ पॉइंट ए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अभी तो हमने ओरिजिन के अबाउट निकाला है। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए अबाउट ए निकालो, अबाउट अ पॉइंट ए, ठीक है, आई थिंक यू ऑल कैन इमेजिन दिस योर सेल्फ। ठीक है, कि सिस्टम का अगर ए के अबाउट निकालना है तो पहले पार्टिकल का ए के अबाउट लिखना पड़ेगा, वो कैसे लिखेंगे, R1 माइनस आर ए वेक्टर से लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल का भी ए के अबाउट लिखना पड़ेगा, वो कैसे लिखेंगे, तो R2 माइनस आर ए लिखेंगे। तीसरे पार्टिकल के लिए भी सेम चीज करनी पड़ेगी, तो इसी तरीके से mn, एंड वी विल राइट इट एज Rn माइनस आर ए वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, मास मोमेंट पूरे सिस्टम का ए के अबाउट लिख देंगे। अब बात आती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आखिर क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट about which, it is a point about which mass movement, mass movement
ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट सिस्टम का मास मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिस्टम का जो मास मोमेंट था वो ए पॉइंट के अबाउट लिखा। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि इफ ए इज सेम एज सेंटर ऑफ मास, देन ठीक है, देन जेड सिस्टम अबाउट ए शुड हैव बीन जीरो। ठीक है, तो इस पूरे को मैं जीरो से इक्वेट करके अगर आर ए वेक्टर निकाल लेता हूं, देन दैट आर ए वेक्टर विल बिकम द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मतलब व्हाट वी आर सजेस्टिंग नाउ इज, यहाँ पे करता हूं मैं, वी आर सजेस्टिंग कि m1 इंटू आर वन माइनस आर सी एम लिख देता हूं मैं, क्योंकि ए को हमने सी एम मान लिया है, प्लस m2 इंटू आर टू माइनस आर सी एम एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा एम एन इंटू आर एन माइनस आर सी एम। इसको अगर मैं जीरो से इक्वेट करूं तो इसका ये मतलब बन जाएगा कि एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर एंड सो ऑन mn rn vector. This is same as m1 plus m2 plus m3 up to mn into rcm vector। ठीक है, और यहां से नोटिस करो हम ये लिख पाएंगे कि rcm वेक्टर जो है ये है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन up to mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल मास। टोटल मास को मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला यूजिंग विच वी विल बी एबल टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करके हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अभी करते हैं थोड़ी देर में, एग्जांपल्स करूंगा तो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू रिलाई अपॉन। ठीक है, इस फॉर्मूले को अभी और थोड़ा गहराई से देखते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इज दिस द मास मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट ओरिजिन, चेक दिस। तो मास मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट द ओरिजिन डिवाइडेड बाय मास अगर हम कर देते हैं तो हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है जो हमें देखनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद करना ही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखो, जो आर वन वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली एक्स वन वाई वन, मतलब उसके कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है, मतलब उनका हमने नाम एक्स वन वाई वन जेड वन रख दिया, कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वन वाई वन जेड वन। इसी तरीके से आर टू वेक्टर जो होगा उसको हम एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप कह देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरीके से जो आर सी एम वेक्टर होगा, ठीक है, जो आर सी एम वेक्टर होगा उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स सी एम, उसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई सी एम, उसका कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा जेड सी एम। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि मैं आर सी एम को क्या लिख रहा हूं, मैं आर सी एम को लिख रहा हूं एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप। ठीक है, इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, एम वन इंटू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ठीक है, प्लस एम टू इंटू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप एंड सो ऑन। ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब तुम क्या करो, इसमें तुम आई कैप की टर्म्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। मतलब आई कैप कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट ब्रैकेट से आ रहा है एम वन एक्स वन, सेकेंड ब्रैकेट से एम टू एक्स टू, थर्ड ब्रैकेट से एम थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो एम एन एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन दिस एंटायर थिंग विल बी डिवाइडेड बाय एम। मतलब कि अगर मेरा इंटरेस्ट आई का कोएफिशिएंट पता करने में है, तो ये आएगा। इसी तरीके से हम जे का कोएफिशिएंट भी पता कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम के का कोएफिशिएंट भी पता कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी अगर मैं केवल आई की कोएफिशिएंट को यूज करूं, तो नोटिस करो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है, और दो वेक्टर के इक्वल होने का मतलब होता है कि उन दोनों के आई कोएफिशिएंट्स आपस में मैच करेंगे, जे के कोएफिशिएंट आपस में मैच करेंगे, के कोएफिशिएंट आपस में मैच करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि वी कैन राइट, ठीक है, ये भी हम सेंटर ऑफ मास की ही बात कर रहे हैं, टू पार्टिकल सिस्टम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वी कैन राइट एक्स सी एम एज एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू एंड सो ऑन एम एन इंटू एक्स एन डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिमिलरली वाई सी एम जो आएगा
ये आ जाएगा m1y1 प्लस m2y2 एंड सो ऑन mn डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड ZCM जो आएगा इसी तरीके से m1z1 प्लस m2z2 एंड सो ऑन अप टू mn बाय m आ जाएगा। ये नोटिस करो बच्चों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिस तरह की इक्वेशन हमने पूरे वेक्टर को लेके लिखी थी, हम उस तरह की इक्वेशन इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को लेके भी लिख सकते हैं। मतलब हमने आर वेक्टर में इस तरह की इक्वेशन लिखी थी, देखो ये रही। ठीक है, तो आर को तुम एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो, जेड से भी रिप्लेस कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इंडिविजुअल मासेस के एक्स कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करता है, वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वाई कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करता है, एक्स और जेड पे डिपेंड नहीं करता, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, वो ये कि any system must have a center of mass. Any system must have सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, इससे इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी कुछ नहीं हो सकती। मतलब इफ यू हैव अ सिस्टम देयर विल ऑलवेज बी अ मास, इफ देयर इज अ मास देयर विल ऑलवेज बी अ लोकेशन वेयर द मास इज प्रेजेंट। So numerator will always be defined and denominator is the total mass which can never be zero. So you will always end up with some number whenever you are trying to calculate XCM, YCM or ZCM. You will always end up with a number. So it always exists. So any system, it always has a center of mass and it only has one center of mass. मतलब a given arrangement of particles will have a given center of mass. ठीक है, मतलब कि एक ही सिस्टम के दो सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकते, या यूं कहता हूं कि एक सिस्टम के दो सेंटर ऑफ मास साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट, एक ही समय पे दो पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास डिक्लेयर कर दे एक गिवन सिस्टम का, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एवरी सिस्टम हैज अ यूनिक सेंटर ऑफ मास एट अ गिवन टाइम। ठीक है, टाइम चेंज होने पर सेंटर ऑफ मास लोकेशन चेंज हो सकती है, बट सेम टाइम पे दो सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकते। कह रहा है अब देखो इस फॉर्मूले को अगर हमें टू पार्टिकल सिस्टम के लिए यूज करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ये एक दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m2 है। इनके बीच में मान लेते हैं r डिस्टेंस है। हमसे कहा गया कि इन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? हम कहेंगे कि भाई सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लो। तो मैंने क्या किया, m1 को ओरिजिन मान लिया और m2 की तरफ मैंने x एक्सिस बना दी। ठीक है, इसको y एक्सिस बना दी। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने मेरी मन से चूज कर लिया। इसको चूज करने इसका फायदा क्या हुआ, m1 तो ओरिजिन पे ही लोकेटेड है और m2 की जो लोकेशन है इसको मैं r,0,0 कह सकता हूँ। ठीक है, तो अब बस बहुत सिंपल है, अगर मैं एक्स सी एम लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा m1 × 0 प्लस m2 × r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m2 × r अपॉन m1 प्लस m2। और अगर तुम YCM कैलकुलेट करने जाओगे तो नोटिस करो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी y कोऑर्डिनेट जीरो और यहाँ भी y कोऑर्डिनेट जीरो है। ठीक है, इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, ZCM भी जीरो आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास को मार्क करूंगा तो नोटिस करो कि ये नंबर जो है ये R1 से छोटा है। m2 को हम डिवाइड कर रहे हैं m1 प्लस m2 से, सो दैट इज अ नंबर विच इज लेस देन 1। सो R से छोटा हुआ, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आएगा। ये देखो आ रहा है क्या समझ में? इस डिस्टेंस को मैं R1 डिक्लेयर कर देता हूँ, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल। तो R1 की वैल्यू यहां से आ गई, R1 आ रहा है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर। सिमिलरली अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, R2, तो R2 कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, R में से R1 को माइनस कर दो और कैलकुलेशन पूरा पूरा करने पर यू विल डिस्कवर कि वो ये आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखने वाले हैं, मतलब कि याद क्या रखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे बीच में कहीं पे लाई करता है। ठीक है, जो मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके क्लोजर शिफ्ट हो जाता है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि सपोज अगर m1 m2 इक्वल रहे होते, सपोज m1 m2 इक्वल रहे होते, तो फिर R1 और R2 की वैल्यू क्या आती? मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल होते तो क्या R1 जो है वो R/2 बन जाता और फिर क्या R2 भी R/2 बन जाता? नोटिस कर लो। ठीक है, तो दोनों मास इक्वल होने पर सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उनके बीच में आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर कोई एक मास ज्यादा है, जैसे मान लो m2 ज्यादा है, ठीक है, तो नोटिस कर लो कि अगर m2 ज्यादा हुआ, यहाँ पे देखो,
ठीक है, तो M2 ज्यादा होने का नतीजा ये निकलेगा कि R1 जो है वो M2 से बड़ा हो जाएगा, R1 जो है वो R2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि सेंटर ऑफ मास विल गो क्लोजर टू M2। ठीक है, तो इस बात को याद रखो कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर पार्टिकल के क्लोजर होता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें एक सेंस, एक इंटरप्रिटेशन या एक फीलिंग भी आएगी कि सेंटर ऑफ मास तुम्हें कहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो रिजल्ट है ये याद रखने लायक रिजल्ट है। ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम बहुत ही कॉमन सिस्टम है जो बहुत ही क्वेश्चन में यूज किया जाता है। तो तुम सेंटर ऑफ मास अगर M1 मास से कैलकुलेट कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस M1 मास से कैलकुलेट कर रहे हो तो R2 न्यूमरेटर में आता है। और अगर तुम M2 मास से कैलकुलेट कर रहे हो तो R1 न्यूमरेटर में आता है। बस इसको यूज करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टू पार्टिकल सिस्टम की। ठीक है, मल्टी पार्टिकल सिस्टम, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, अभी अगर मैं ये पूछूं कि भाई चारों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो बताओ, तो क्या वो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमने सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला देखा था वो था कि जेड सिस्टम अबाउट ओरिजिन को टोटल मास से डिवाइड कर दो। यहाँ पे टोटल मास 10 kg है, तो ये हो जाएगा 1.4I+J, ये बन जाएगा देखो। ठीक है, यानी कि अगर मैं उसको मार्क करूं तो 1.4 का मतलब इसके मिड पॉइंट से तो आगे निकल गए, क्योंकि मिड पॉइंट तो 1 तक होता, तो 1.4, 1, तो समवेयर हेयर इज द सेंटर ऑफ मास। देखो आ रहा है क्या समझ में? दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो हमने टू पार्टिकल सिस्टम का सीख लिया। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मास नहीं होगा, मास एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्टोन है, तो इसका मास एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मान लो एक स्फेयर है, ठीक है, या मान लो एक कोन है, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मास इस बार जो है वो एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एक मतलब एक पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ये हम सीखना चाहते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, उसके लिए पहले सिमेट्रिक बॉडीज में क्या होता है वो सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब सिमेट्रिक बॉडीज का क्या मतलब हुआ, जैसे अल्फाबेट ए को देखो। ठीक है, तो अल्फाबेट ए में दिस लाइन दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी चीज में लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन दैट। यानी कि ए अल्फाबेट का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालू, जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि ये अल्फाबेट रॉड्स से मिलके मैंने बनाया है। ठीक है, रॉड्स की वेल्डिंग करके मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है जिसकी शेप ए के जैसी है, और इस स्ट्रक्चर का अगर सेंटर ऑफ मास मुझे निकालने को बोला जाएगा, तो मैं ये जरूर बता पाऊंगा कि ये सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए, उसके लिए मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अभी इतना तो मैं बता ही पाऊंगा। इसी तरीके से जैसे मान लो अल्फाबेट बी होता, अगर मुझसे कहा जाए कि भाई अल्फाबेट बी के सेंटर ऑफ मास के बारे में तुम क्या कमेंट कर सकते हो, तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि वो इस लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। एग्जैक्टली कहाँ पर होगा वो तो कैलकुलेशन के बाद ही पता लगेगा, उसके लिए हमें और डायमेंशंस वगैरह पता होना चाहिए। जैसे अल्फाबेट सी है, अगर अल्फाबेट सी का हमसे पूछा जाए कि कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो अगेन वो यहाँ पर होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर किसी चीज में एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो ये जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास उस पे लाई करे। अब इसका इस स्टेटमेंट का एक कॉन्सिक्वेंस भी होता है। कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर मान लो किसी चीज में दो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं तो क्या। ठीक है, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि मैं इसको इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक कह सकता हूँ, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक कह सकता हूँ। अब सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या कहेंगे, भाई वो दोनों पे लाई करनी चाहिए। तो अगर दोनों पे लाई करनी चाहिए तो वो केवल यही पे लाई कर सकती है। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो रूल है, ये रूल की वजह से हम जो रेगुलर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास तो बिना कैलकुलेशन के ही निकाल देंगे कहाँ पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी हमने रेक्टेंगल की बात करी है। व्हाट इफ देर इज अ रिंग? ठीक है, if there is a uniform ring, what will you say regarding the center of mass? So it has to lie on this line, it has to lie on this line, rather it has to lie on this line, it has to lie on this line। इन सारी लाइंस पे वो होना चाहिए, तो एक ही तरीका है कि वो सेंटर हो। समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग इज एट इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क विल बी एट इट्स सेंटर। समझ में आ रहा है? जो रेगुलर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास निकालना अब कितना आसान हो गया है। जैसे मान लो अगर एक क्यूबॉइड होता है या एक क्यूब होता, और हमसे कहा जाता है कि इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बताओ कहाँ पर होगा, तो गाइस कैन यू जज?
क्या इसका जो सेंटर है क्या वो सेंटर ऑफ मास बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं उनमें सेंटर ऑफ मास को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मान लो हमको कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना इसको। सपोज हमको एक सिचुएशन दी गई कुछ ऐसी, ठीक है, अब हमसे कहा गया कि ये एक स्क्वायर प्लेट है और इसके बगल में एक डिस्क रख दी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। डिस्क का डायमीटर मान लेते हैं 2a दे रखा है और डिस्क की हाइट इस स्क्वायर की हाइट के बराबर है। ये फिगर थोड़ा सा ठीक है, सो दिस इज डिस्क, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, हमसे कहा गया कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ये ढूंढो। ठीक है, इस सिस्टम का मतलब इस स्क्वायर और डिस्क का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ये हमसे निकालने को कहा गया है। ऑलराइट, ले रहे हैं तक? तो सबसे पहले इसमें ये देखो कि आपको क्या इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, क्या इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये, मतलब कि ये जो लाइन है ये पूरा ऑब्जेक्ट उसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो मुझे ये तो श्योरली पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो मैं बहुत श्योर हूँ कि ए के बराबर होगा, क्योंकि ये हाइट ए हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। व्हाट आई डोंट नो इज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल पार्टिकल से जिसका मास इस स्क्वायर के मास के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे m1 मास के पार्टिकल से। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ कि वो m1 मास का पार्टिकल हमें कहां पे लोकेटेड मानना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुमने गेस किया है कि स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास पे रखेंगे तो बिल्कुल सही गेस किया है। हम m1 मास के पार्टिकल को स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड मानेंगे, यानी कि यहां पर इसी तरीके से डिस्क को रिप्लेस करेंगे एक और पार्टिकल से और वो हम यहां पे लोकेटेड मानेंगे, यानी कि डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड मानेंगे। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था, नोटिस करो कि क्या वो, सॉरी, हमारा जो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स था क्या वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल m1 मास का जो पार्टिकल है मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a कॉमा a। ठीक है, इसी तरीके से m2 मास का पार्टिकल जो है ये, नोटिस करो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3a। ठीक है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3a और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा a। और अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं एक्सीएम को लिख सकता हूं m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू 3a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दैट वुड बी माय आंसर। एक वाई कोऑर्डिनेट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया है, तो हमको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता लग गई है। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या किया जाएगा? ठीक है, तुमको मासेस नहीं गिवन होंगे, मासेस नहीं गिवन होंगे, रादर हमको ये बता दिया जाएगा दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स, ओके, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव बीन removed removed from same sheet। ठीक है, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सेम शीट। ये हमको, शीट का मतलब जैसे मान लो एक प्लाई होती है, जैसे तुमने एक वुडन प्लाई देखी होगी। ठीक है, उसमें से हम कट करके रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ उस तरीके का। ठीक है, सो बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सेम शीट, ये हमको बता दिया गया है। तो अब देखो इसमें असेंशियली जितना भी सोल्यूशन हमने किया है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अभी तक एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम m1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ शीट। अच्छा, मैं शीट वाली बात और थोड़ी अच्छे से समझा देता हूँ कि सपोज हमारे पास एक ऐसी शीट थी। ठीक है, एक वुडन प्लाई मान लो,
ठीक है, तो इसमें से हमने क्या किया, हमने इसमें से एक स्क्वायर कट कर लिया और एक डिस्क कट कर ली और फिर ये ऑब्जेक्ट बना दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब अगर ये बात समझ में आ रही है तो देखो M1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द शीट इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, पाई 2a स्क्वायर, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, ये थिकनेस अगर मैं टी मान लूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया। इसी तरीके से हम M2 को लिख देंगे डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो हमने दोनों के मासेस डेंसिटी और थिकनेस के टर्म्स में लिख लिए। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ हमें, चेक करो, अगर मैं M1 बाय M2 रेशियो अगर कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो इस रेशियो में कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है, इस रेशियो को निकालते वक्त रो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। आई एम सॉरी गाइस, ये पाई तो आएगा ही नहीं, हमने स्क्वायर लिखा था ना, स्क्वायर का एरिया लिखा था। ठीक है, तो केवल ये आएगा, तो पाई रहेगा, टी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विथ 4/पाई। ठीक है, एंड देन यहां तक तुमने कर ही लिया था। अब तुम क्या करो, तुम इसमें से M2 को न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल दो, M2 को, तो ये बन जाएगा M1 अपॉन M2 इंटू ए प्लस 3a। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से भी M2 को कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा M1 बाय M2 प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो M1 बाय M2 रेशियो हम निकाल चुके हैं, वो 4/पाई था, तो 4/पाई इंटू ए प्लस 3a डिवाइडेड बाय 4/पाई प्लस 1। तो ये बन जाएगा 4a प्लस 3πa डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। देखो आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, या एक काम करते हैं, क्वेश्चंस इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको एक थ्योरी डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिसमें ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है ये नोट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसी के अंदर आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने एक डिस्क, ठीक है, हमने एक डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क में से एक छोटी डिस्क को निकाल दिया। ठीक है, हमने एक छोटी डिस्क को कट करके निकाल दिया है। ये समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है, मतलब कि अम, ये वाला पार्ट सॉलिड पार्ट है। देखो आ रहा है क्या समझ? दिस इज द सॉलिड पार्ट। यहां से एक डिस्क निकाली जा चुकी है। ठीक है, मतलब कि जिस डिस्क को हमने निकाला है उसका डायमीटर बड़ी डिस्क के रेडियस के बराबर है। अब हमसे कहा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करके बताओ कहाँ होगा। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी नो कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा। अब हमें क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो इमेजिनेशन का तरीका होता है, वो ये होता है कि तुम ये सोचो कि ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरी इमेजिनेशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक डिस्क लो। ठीक है, एक डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क को रख देंगे। ठीक है, एक और डिस्क को रख देंगे, लेकिन इसका मास अगर पॉजिटिव है तो इसका मास नेगेटिव होना चाहिए। अरे सर ये क्या बातें कर रहे हो, नेगेटिव मास कहाँ होता है? अरे होता नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लो, इससे तुम्हें सोचने में आसानी मिलेगी। जैसे अगर मान लेता हूं मैं कि ये रो डेंसिटी और टी थिकनेस की डिस्क है, तो ये भी रो डेंसिटी, ये माइनस रो डेंसिटी और टी थिकनेस की डिस्क होगी। इस डिस्क को तुम उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये नेगेटिव मास इस पॉजिटिव मास को न्यूट्रलाइज करके जीरो मास छोड़ेगा, यानी कि वहां पे एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि वहां पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और इससे हमको एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो हम कह चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसके मास को M1 डिक्लेयर कर देता हूँ, इसके मास को M2 डिक्लेयर कर देता हूँ। M1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा रो पाई आर स्क्वायर इंटू टी। M2 क्या होगा, M2 होगा माइनस रो पाई आर बाय 2 स्क्वायर इंटू टी। तो M1 बाय M2 रेशियो कितना होगा, ये होगा -4 के बराबर। ठीक है, और अब नोटिस करो, अगर मैंने इस बड़ी वाली पूरी डिस्क की जगह एक M1 मास का पार्टिकल माना होता तो वो बड़ी वाली डिस्क के सेंटर पे आता, क्योंकि बड़ी वाली डिस्क तो पूरी थी। इस छोटी वाली डिस्क के जगह अगर मैंने एक M2 मास का पार्टिकल माना होता तो वो यहाँ पे आता, ये डिस्टेंस R/2 होता।
ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ओरिजिन यहीं पे M1 को ओरिजिन मान रखा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस मान रखी है मैंने। ठीक है, तो XCM हम लिखते M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R/2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और अगर मैं M2 को कॉमन निकाल दूं तो M2 इंटू R/2 डिवाइडेड बाय M2, M1/M2 प्लस 1, M2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा R/2 डिवाइडेड बाय M1/M2 रेशियो, M1/M2 रेशियो -4, तो -4 प्लस 1, यानी कि ये -R/6 आ गया। माइनस साइन ये बता रहा है कि हमने पॉजिटिव एक्स इधर माना है, तो इससे पीछे की तरफ R/6 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इस सिस्टम का। समझ में आया बच्चों कि किस तरीके से ऐसे जो एंटिटीज होती है जिनमें से अगर मास को निकाल लिया जाए तो उनको कैसे डील करेंगे। हम ये इमेजिन करेंगे कि हमने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट लिया और फिर उसके ऊपर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जो कि नेगेटिव मास का बना हुआ था, उससे वॉइड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप सेंटर ऑफ मास की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक असाइनमेंट इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। प्लीज इंश्योर करें कि आपने वो असाइनमेंट पूरा सॉल्व किया है। ऑलराइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।